चलिए बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि हमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़नी है, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस कवर किया। हम नेक्स्ट क्या कवर करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द मास्टर ग्लैंड, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस के आपको हार्मोन्स बताए हैं। अब हम इसका कनेक्शन भी करेंगे, पिट्यूटरी से क्या कनेक्शन है। अभी पहले मैं आपको पिट्यूटरी के बारे में सब कुछ बताती हूँ। ये देखो, सबसे पहले याद रखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है बेटा हाइपोफाइसिस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस अलग है, हाइपोफाइसिस अलग है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसका पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डायेनसेफेलॉन। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायेनसेफेलॉन। और डायेनसेफेलॉन किसका पार्ट है? फोरब्रेन का। डायेनसेफेलॉन फोरब्रेन। ठीक है, पिट्यूटरी भी आपका पार्ट है ब्रेन के, फोरब्रेन के, डायेनसेफेलॉन का। सो पिट्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ डायेनसेफेलॉन फोरब्रेन। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बेस ऑफ डायेनसेफेलॉन, बेस ऑफ डायेनसेफेलॉन, और you can say base of hypothalamus, बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है तुम ही बताओ? डायेनसेफेलॉन के बेस पे होता है, और हाइपोथैलेमस के बेस पे पिट्यूटरी होता है। यानी पिट्यूटरी भी हुआ ना डायेनसेफेलॉन के बेस पे। ठीक है, हाइपोथैलेमस डायेनसेफेलॉन के बेस पे होता है। ठीक, और हाइपोथैलेमस के बेस पे पिट्यूटरी होता है। तुम बोलोगे मैम क्या बोले जा रहे हो, थोड़ा सा बना के बता दो, आपका क्या चला जाएगा। ये देखो, ऐसे बेटा आपने करा, सेरिब्रम होता है, ये डायेनसेफेलॉन होता है। ठीक है, डायेनसेफेलॉन के बेस पर यहां पर हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे ऐसे लगा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी बोथ आर पार्ट ऑफ फोरब्रेन, both hypothalamus and as well as pituitary both are part of diencephalon, and both are situated on the base of diencephalon, and you can say pituitary, this pituitary is situated on the base of hypothalamus. ठीक है, इसीलिए हमने ऐसी लाइंस लिखी है, इस डायग्राम से आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट कि पिट्यूटरी के बारे में आप और क्या जानते हो। भाई पिट्यूटरी के बारे में अभी तो तुमने पढ़ा था, पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड, नॉट मास्टर ऑफ मास्टर, दिस इज ओनली मास्टर ग्लैंड। ठीक है, किसको किसको मास्टर करेगी? ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मास्टर करेगी। तो उसके लिए हार्मोन्स चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? बिल्कुल चाहिए होंगे, वो हार्मोन्स भी हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये तामझाम समझाती हूँ कि ये सब क्या डायग्राम बना हुआ है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में ये क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले आपको ये सिस्टम समझाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे और किस हाइपोथैलेमस के कहने पे आएंगे। ठीक है, अब देखो, चलो अब हम समझते हैं इस डायग्राम के बारे में। और एनसीईआरटी का डायग्राम तो करना ही करना है बेटा। पहले हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अपना डायग्राम खुद भी बनाना है अपनी नोट्स कॉपी में। ठीक है, तो मैं आपको इधर प्रॉपर ये डायग्राम पहले बना के समझाती हूँ, फिर देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हटा देते हैं। चल ठीक है, डायेनसेफेलॉन के बेस पे आते हैं। डायेनसेफेलॉन के बेस पे क्या रखा हुआ है? हाइपोथैलेमस रखा हुआ है। डायेनसेफेलॉन के बेस पे क्या रखा हुआ है बेटा? हाइपोथैलेमस। ये हमने बनाया हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या लगा हुआ है बेटा? हाइपोथैलेमस के नीचे लगी है पिट्यूटरी। तो ये हमने एक स्टॉक बनाई जिससे लगी हुई है पिट्यूटरी। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे स्टॉक से लगी हुई है पिट्यूटरी। तो इनके नाम लिख लो ना पहले। ये क्या है बच्चे? हाइपोथैलेमस। एक एक स्टेप करके समझना, बिल्कुल टफ नहीं है। ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? स्टॉक है बीच में, ये हमने स्टॉक लगाई है ना, जिससे पिट्यूटरी जुड़ी हुई है। सो दिस इज अ स्टॉक, और इस स्टॉक का नाम है बेटा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। जो रिपीटर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनफंडिबुलम और कहीं भी सुना होगा। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है इनफंडिबुलम, सेम स्पेलिंग है, और यहाँ पे भी नाम है इनफंडिबुलम। ठीक है, अब आओ, ये पूरा का पूरा क्या है? ये नीचे का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस बोल सकते हो ना, हाइपोफाइसिस, और यू कैन से पिट्यूटरी। पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से इनफंडिबुलम से लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके अंदर
लोब्स होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर लोब्स होते हैं। तो पहले हाइपोफाइसिस के अंदर पिट्यूटरी के ये जो 2 लोब्स हैं इनका नाम करते हैं, पिट्यूटरी के इन 2 लोब्स का नाम करते हैं। एक ये लोब है, इसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोफाइसिस का एक पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस का एक पार्ट है बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब तुम बोलोगे मैम हमको आता है इसके आगे, एडिनोहाइपोफाइसिस को लिख दीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस को लिख दीजिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी कहती है पहले हाइपोफाइसिस के 2 लोब्स होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक बड़ा पार्ट होता है और एक छोटा पार्ट होता है जो ऑलमोस्ट इससे मर्ज होता है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर एक ही लोब होता है, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी कहती है कि एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर 2 पार्ट हैं, जिसमें से बड़े वाले लोब को हम कहते हैं पार्स डिस्टालिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एक तरह से बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ब्रॉड स्केल पे तुमको कहना है तो कह सकते हो एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स डिस्टालिस, बट बेटा आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है एडिनो और न्यूरोहाइपोफाइसिस में डिवाइड करो। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर पार्स डिस्टालिस होता है और पार्स इंटरमीडिया होता है, पार्स इंटरमीडिया। और पार्स इंटरमीडिया को अपन और क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये 2 हो गए। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर एक ही लोब होता है और इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो देख लो पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, ठीक है। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया यानी एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी कम्स अंडर एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कम्स अंडर न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। इस तरह से आपने नाम याद रखने, तब जाके पूरा ये हाइपोफाइसिस हुआ, ठीक। पार्स इंटरमीडिया बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत छोटा लोब होता है जो ऑलमोस्ट पार्स डिस्टालिस से मर्ज्ड होता है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं अभी तो और सिखाना है आपको। आप देखो मैंने तुमको क्या बताया था कि बेटा हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं, न्यूक्लियाई होती हैं जो हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं, केमिकल सिंथेसाइज करती हैं। उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। तो यहाँ पर है वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ये रही, ये एक न्यूक्लियाई हो गया, न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, ऐसे करके यहाँ पर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बनी हुई हैं जो सिक्रीशन कर सकती हैं, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रीट कर सकती हैं और न्यूक्लियाई के फॉर्म में यहाँ रखी हुई हैं। कुछ न्यूरॉन्स ऐसी भी हैं बेटा जो डायरेक्ट एक्सॉन को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सॉन को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं ऐसे। ऑफ कोर्स एक ही नहीं है, बहुत सारी है, हम अभी समझने के लिए डायग्राम में एक बना रहे, ठीक है। और यहां पर तुम बना दो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास पहुंचता है, ठीक है, ऐसे। तो बेटा एंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, बट कैसे कनेक्टेड है, ब्लड के थ्रू। न्यूरोहाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, पर कैसे, एक्सॉन के थ्रू, ठीक है। इसी को अपने ने मेंशन करना है। ये क्या है बेटा, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेन, क्या हो गई, वेन। इसके अंदर क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है। ऑफ कोर्स वेन में कैसा ब्लड चलता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, वेन है। वेन क्यों बोल रहे हैं, क्यों बेटा एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन तक तो वेन ही जाएगी ना, ऑक्सीजनेटेड तो ब्लड नहीं जाएगा, है ना। जब हार्ट से निकलते हैं तब आर्टरीज होते हैं, ऑर्गन से निकलती है तो वेन्स होती हैं। एक तो 2 ऑर्गन के बीच में भी क्या होंगी, वेन होगी।
अब याद करो, मैंने तुमको सिखाया है पोर्टल सिस्टम में कि जब भी दो ऑर्गन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो हुआ ना दो ऑर्गन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन, किसके किसके बीच में? हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइसिस के बीच में, है ना। तो जब हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, पोर्टल सिस्टम है, तो जिससे कनेक्शन है, जिस वेन से, उसको आप क्या बोलोगे? पोर्टल वेन। क्या बोलोगे? पोर्टल वेन। और इस पोर्टल वेन का नाम कैसे रखते हैं? जहां पर ये वेन जाती है, कहां जा रहे हैं? हाइपोफाइसिस के पास, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ठीक है, तो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का नाम है। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच में, ठीक। और इसका नाम हाइपोफाइसिस के हिसाब से रखा गया है, जहां पे वो कनेक्शन जाता है। और उसकी वेन को आप क्या बोलोगे? हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ये नॉर्मल वेन नहीं है, ये पोर्टल वेन है, पोर्टल सिस्टम की वेन है। और उस पोर्टल सिस्टम का नाम हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है, इसीलिए इस वेन का नाम हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। ठीक है, और कंफ्यूज मत होना, हाइपोफाइसियल वर्ड हाइपोथैलेमस से नहीं आया है, हाइपोफाइसिस से आया है, जहां को ये मैसेज लेके जाता है। हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसियल नहीं बोला है हमने, हाइपोफाइसिस से हाइपोफाइसियल बोला है। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड तो है ही, उसके अलावा क्या है? ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं और ये भी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, दोनों न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं। ये दोनों हैं बेटा आपकी न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या करेंगी? हार्मोन्स निकालेंगी। ठीक है, ये हार्मोन्स निकालेंगी। हार्मोन कहाँ आ जाएगा बेटा? ब्लड में आ जाएगा। हार्मोन की आदत है, ब्लड में आ जाता है। ये हार्मोन निकाला इन्होंने, ये ब्लड में आ गए। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ने हार्मोन निकाला जो मास्टर ग्लैंड के पास आ गया, यानी इसी के अंदर है बेटा RH हार्मोन, इसी के अंदर ब्लड में आ रहा है IH हार्मोन, जो एडिनो हाइपोफाइसिस को, पार्स डिस्टालिस को, पार्स इंटरमीडिया को आके या तो मैसेज ऐसा दे रहा है कि काम बढ़ाओ, या मैसेज ऐसा दे रहा है कि काम कम करो, जिसके कहने पे पिट्यूटरी खुद, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो अपनी सेल्स से खुद हार्मोन्स बनवाती है और हार्मोन्स बना के फिर ब्लड में सिक्रीट करती है अपना खुद का हार्मोन, अपना खुद का हार्मोन बेटा, ऐसे। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस से पोर्टल सर्कुलेशन यानी हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन में हाइपोथैलेमस ने अपने RH और IH हार्मोन को सिक्रीट कर दिया है, और ये RH और IH हार्मोन ब्लड के थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू हाइपोथैलेमस से एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आते हैं और इसको मैसेज देते हैं, क्योंकि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड को मैसेज देंगे, जिसके कहने पे मास्टर ग्लैंड यानी हाइपोफाइसिस यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया अपना खुद का हार्मोन बनाता है, अपना खुद का हार्मोन बना के ब्लड में निकालता है। ठीक है, RH ने अगर बोला तो ये पॉजिटिव हार्मोन्स निकालेगा, IH आया तो ये नेगेटिव हार्मोन्स निकालेगा, चाहे ये पार्स डिस्टालिस हो चाहे पार्स इंटरमीडिया हो। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना बेटा, आपका न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से जो कनेक्शन न्यूरो हाइपोफाइसिस का है, वो ब्लड के थ्रू नहीं है, वो एक्सोनली, एक्सोन के थ्रू कनेक्टेड है, एक्सोनली कनेक्टेड है, ये एक्सोन है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन की एक्सोन है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल ही है पर उसकी एक्सोन है। अब ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल यहाँ पे जो हार्मोन निकालता है ना, बस इसके साथ ऐसा होता है कि ये इसको मैसेज नहीं देता, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस एक तरह से मास्टर ग्लैंड नहीं है जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के कंट्रोल में हो। एक तरह से न्यूरो हाइपोफाइसिस, बेटा देखो मैंने तो कैसे बच्चों को याद कराया हुआ है, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पार्स नर्वोसा, ये होता है बेटा नालायक पिट्यूटरी। ये क्या है? नालायक। न्यूरो हाइपोफाइसिस से याद रखो ये नालायक है। क्यों नालायक है? अपना खुद का हार्मोन नहीं बनाता। हाइपोथैलेमस विरासत चली आ रही है, जो बुजुर्गों ने पैसे छोड़े हैं उसी पे जी रहे हैं ये। इन्होंने क्या किया है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आता है इसी को यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो अपना कोई हार्मोन नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पे हाइपोथैलेमस का बनाया हुआ हार्मोन जो इन्होंने स्टोर किया था उसको ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं।
आ रही है बात समझ में? और इधर ही आते हैं हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन्स, इधर ही आते हैं बेटा ADH हार्मोन, जिसको आप वेसोप्रेसिन कहते हो। इधर ही आता है जरूरत पड़ने पे जब ऑक्सीटोसिन आता है, तो ADH और ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, ADH या ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने, बट स्टोरेज कहाँ हुआ है? न्यूरोहाइपोफाइसिस में। सिक्रीशन कहाँ से हो रही है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से हो रही है, ठीक है? तो यही चीज आप यहाँ क्यों नहीं मॉडिफाई करते हो? देखो ADH और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में हुआ है, यानी फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में हुआ है, पर अगर पूछा जाए कि इनकी स्टोरेज कहाँ हुई है, तो बने तो ये कहाँ पर थे? हाइपोथैलेमस में। पर ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनने के बाद न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने बना के क्या किया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर कर दिया कि भैया तुम तो अपने हार्मोन बनाओगे नहीं, ये लो हम ही 2 हार्मोन तुमको दे देते हैं, वरना तो बिल्कुल ही तुम्हारा कोई काम ही नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो तुम इतने नालायक तो हो कि तुम अपना हार्मोन नहीं बनाओगे। एक काम करता हूं कि अपना बनाया हुआ हार्मोन तुम्हें दे देता हूं, उसको स्टोर तो कर लो और जब जरूरत पड़े तो सिक्रीट कर देना। तो सिक्रीशन भी कहां से होगी? ADH और ऑक्सीटोसिन की न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, नालायक पिट्यूटरी से, यानी कि पार्स नर्वोसा से। कोई भी नाम आए तो आपको बताना है, पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस, यहां से इनकी स्टोरेज और सिक्रीशन होती है। तो बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का बेटा आप लोग कि ADH यानी वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहाँ होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस में। और इसीलिए जरूरत पड़ने पे सिक्रीट कहाँ से होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। ये कनेक्शन किसका होता है? हाइपोथैलेमस का न्यूरोहाइपोफाइसिस से, ठीक है? हमने किया हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस के बीच में हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें हमने किया RH-IH किधर से आते हैं, ADH ऑक्सीटोसिन किधर से आते हैं, कौन सा ब्लड के थ्रू आ रहा है, कौन सा एक्सोनली आ रहा है, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस और उसके अंदर जो लोब्स हैं और उनके जो नाम है, और ये पूरा होता है आपका हाइपोफाइसिस, जो कि हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है इनफंडिबुलम यानी स्टॉक के थ्रू। दिस इज द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और द कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइसिस, जो कि एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में दिखाया। आप देखो डायग्राम तुरंत समझ में आ जाएगा। ये बेटा बना हुआ है हाइपोथैलेमस, ये पूरा क्या है? हाइपोथैलेमस है। देखो हाइपोथैलेमस, ठीक है? हाइपोथैलेमस के अंदर क्या है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये रही एक न्यूरॉन, ये रही दूसरी न्यूरॉन। देखो इसका एक्सॉन सीधा आ गया कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। और इसने अपने हार्मोन्स को कहां पर सिक्रीट किया? इसने अपने हार्मोन्स को सिक्रीट किया है ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड के थ्रू यहां पर पहुंचा है, जिसकी वजह से इसके खुद के हार्मोन निकल रहे हैं कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड सर्कुलेशन का कनेक्शन होता है, पोर्टल सर्कुलेशन। देखो लिखा हुआ है इसको, दिस इज दी पोर्टल सर्कुलेशन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है डायरेक्ट एक्सॉन के थ्रू। और ये दोनों ही क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं यानी न्यूक्लियाई हैं यानी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। इसी को हमने ये डिटेल में सारा कुछ जो कंटेंट में लिखा हुआ है उससे रिलेट करते हुए पढ़ा है, ठीक है? अब तुमने ये सब तो सीख लिया, तुम्हें हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स भी पता है, ADH ऑक्सीटोसिन, जितने RH के नाम पढ़े थे, जितने IH के नाम पढ़े थे। अब RH और IH के आने पे ये कौन से हार्मोन निकालेंगे वो हमको पढ़ना है। और ADH और ऑक्सीटोसिन जब यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है और जब सिक्रीट होता है तो करता क्या है ये पढ़ना है, ठीक है? इसके लिए हम बनाएंगे बहुत बढ़िया सी टेबल, जिस टेबल में हम सारे हार्मोन सीख लेंगे, कौन से कहाँ से आते हैं और क्या काम करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अपना डायग्राम खुद से अपनी कॉपी पे सुंदर सा जरूर बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आप करते हैं बेटा कि पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हैं और पिट्यूटरी के इन 3 एरियाज में से कौन से हार्मोन्स कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है? तो हम करेंगे सबसे पहले कि पार्स डिस्टालिस के कौन से हार्मोन्स हैं, पार्स इंटरमीडिया के कौन से हार्मोन्स हैं और पार्स नर्वोसा के कौन से हार्मोन्स हैं। फ्रेश स्लाइड लेते हैं अपन, जिसमें मैं आपको हार्मोन्स लिख के बताती हूँ। हाँ, इस डायग्राम में तो आपको नहीं बता सकती, पेज आपका बहुत ज़्यादा भर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे ही बताती हूँ। देखो सबसे पहले लेते हैं बेटा पार्स डिस्टालिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी। इससे देखो कौन कौन से हार्मोन आते हैं। इससे पहला हार्मोन आता है बेटा GH। GH होता है आपका ग्रोथ हार्मोन।
GH होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन जो पार्स डिस्टालिस से आता है दैट इज PRL। इसको कंफ्यूज मत करना PRH से, ये PRL है। PRL होता है प्रोलैक्टिन और PRH क्या था, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और PRL क्या होता है, प्रोलैक्टिन। तीसरा हार्मोन करते हैं बेटा हम TSH। TSH होता है थायराइड, सारे फुल फॉर्म यहाँ पर सीख लीजिए तब हम सबके कनेक्शंस को सीखेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, SH मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला हार्मोन आता है बेटा, पीनियल का कनेक्शन नहीं होता, पैराथायराइड का कनेक्शन नहीं होता, पेनक्रियास का कनेक्शन नहीं होता, एड्रिनल का होता है। एड्रिनल के लिए हमने उधर किया था CRH, यहाँ पर होता है ACTH। दिस इज एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक या ट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हमने किया था उधर GnRH, जिसकी वजह से यहां पर आते हैं GN होता है गोनाडोट्रोपिन, और इसमें आगे लगा दो गोनाडोट्रोपिन्स दो टाइप के होते हैं, GN दो टाइप के होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, एक होता है FSH और एक होता है LH। एक होता है बेटा FSH, GN होता है एक FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जहां पर भी SH लगा होगा हमको क्या लगाना है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चैप्टर्स को आपस में लिंक करते रहिएगा, इन हार्मोन्स का नाम आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये हो गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्स डिस्टालिस के बाद पार्स इंटरमीडिया पे, यानी कि इंटरमीडिएट पिट्यूटरी पे। इससे आता है नेक्स्ट हार्मोन बेटा आपका MSH इज मिलानोसाइट, मिलानोसाइट। और SH का फुल फॉर्म बोलो, क्या लिखना है अपने को हमेशा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और फिर आते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर तो अपना खुद का कोई हार्मोन बनाती नहीं है, नालायक पिट्यूटरी है, पर इन्होंने दो हार्मोन रखे थे ADH और ऑक्सीटोसिन, किससे, हाइपोथैलेमस से। तो वो जब जरूरत पड़ेगी तो सिक्रीट करेंगे ऑक्सीटोसिन, and the second one will be ADH also called as vasopressin, vasopressin। and ADH की बेटा फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आई एम वेरी श्योर ये आप लोग को पता होगा क्योंकि आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम मेरे से पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता है तो दिस इज द फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, पार्स हाइपोफाइसिस से। ये सारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स आपने याद किए थे सारे के सारे, ये रहे सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन, GHRH, PRH, TRH, CRH, GnRH, MRH। उसी तरह उन सब में IH लगा सकते हैं, एंड ADH एंड ऑक्सीटोसिन जो यहाँ पे बनता है। और फिर ये सारे हार्मोन्स का हमने कनेक्शन करने के बाद हमने किया पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हैं, GH, PRL नॉट PRH, TSH वहां पे था TRH, वहां पे था CRH, यहाँ पर है ACTH, वहां पर था GnRH, यहाँ पर है GN, स्मॉल n लिखना है इसमें। ये GH है कैपिटल और ये GN है स्मॉल। दिस इज ग्रोथ हार्मोन, दिस इज गोनाडोट्रोपिन। हर चीज पे ध्यान रखिएगा, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। GN के अंदर आते हैं FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वहां से आया था MRH, जिसके कहने पे पार्स इंटरमीडिया निकालता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो था मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जिसके कहने पे निकलेगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ऑक्सीटोसिन एंड ADH वर फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड, और फॉर्मेशन वाज हैपेंड बाय हाइपोथैलेमस, जो कि आके पार्स नर्वोसा में स्टोर हो गए थे, फिर यहां से सिक्रीट हो गए थे। तो ये सारे हार्मोन्स हमने किस में करने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में करने हैं। तो भैया मैंने आपको सिर्फ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम और उनकी फुल फॉर्म सिखाई है, अब इनका कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा हम ना एक टेबल बनाएंगे और सारे हार्मोन्स को लाइन से लिखेंगे। देखो इधर लिखती हूं मैं हाइपोथैलेमस
के हॉर्मोन्स का नाम, ठीक है, हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स का नाम। हाइपोथैलेमस के हार्मोन अल्टीमेटली मैसेज किसको देने वाले हैं? पिट्यूटरी को। तो यहां पर मैं लिखूंगी उसके कहने पर पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन निकाला। फिर हम लिखेंगे पिट्यूटरी ने जो हार्मोन निकाला उसका टारगेट ऑर्गन क्या है। टारगेट ऑर्गन ये कहां पर जाएंगे और टारगेट ऑर्गन में एक्शन क्या होगा, टारगेट ऑर्गन उस हार्मोन के आने से क्या करेगा। बहुत अच्छी टेबल बनने वाली है, ठीक है। देखो सबसे पहले लेते हैं बेटा हाइपोथैलेमस का पहला हार्मोन GHRH, ठीक है। GHRH कहां जाएगा बेटा? पार्स एडेनोहाइपोफाइसिस के एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके कहने पर क्या निकालेगी? GH। क्या निकालेगी? GH। तो यहां पर ऐड कर देती हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन आएगा एंड पिट्यूटरी के हार्मोन का नाम और पिट्यूटरी के हार्मोन का टारगेट ऑर्गन, पिट्यूटरी के हार्मोन का टारगेट ऑर्गन, और ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगी? GH। GH का टारगेट ऑर्गन होता है बेटा बॉडी सेल्स। GH का ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होता है बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स ग्रोथ हार्मोन के आने पे क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं। बॉडी सेल्स ग्रोथ हार्मोन के आने पे क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं। तो तुम देख रहे हो GHRH या GH का जो टारगेट ऑर्गन है वो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो बॉडी की जनरल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि इसके कहने पे ग्रोथ करती है। GHRH कहाँ से निकला? हाइपोथैलेमस से। कहाँ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। यानी कि किससे गया? पोर्टल सर्कुलेशन से, एक्सॉन से नहीं, पोर्टल सर्कुलेशन से। RH है मतलब रिलीजिंग हार्मोन, तो कैसा सिग्नल देगा? पॉजिटिव सिग्नल। किसको देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को, यानी पार्स जिस्टालिस को, यानी एडेनोहाइपोफाइसिस को। उसके कहने पे पिट्यूटरी क्या निकालेगी? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का टारगेट क्या है? बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स ग्रोथ हार्मोन के आने की वजह से क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी, ठीक है। इसी का उल्टा ले लो, मान लो हमने निकाला GHIH। अगर मान लो बॉडी कहती है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, छोटा बच्चा उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो खली बनने लग जाएगा, वो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, तो उसके लिए बॉडी क्या निकालने लग जाएगी? GHIH की रोको अब ग्रोथ को। तो GHIH भी कहां जाएगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, पार्स जिस्टालिस के पास, एडेनोहाइपोफाइसिस के पास। कैसे जाएगा? RH और IH जाते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से, पर अब ये मैसेज कैसा देगा? माइनस। IH मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, वो माइनस सिग्नल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी बेटा? हार्मोन नहीं निकालेगी, ग्रोथ हार्मोन नहीं निकालेगी। और ग्रोथ हार्मोन नहीं आएगा तो बॉडी सेल्स के पास नहीं जाएगा, बॉडी सेल्स के पास नहीं जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी। समझ रहे हो? तो RH IH ना निकालता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी तो सिर्फ अपना हार्मोन निकालती है या नहीं निकालती है? अगर पिट्यूटरी के पास RH आएगा तो पिट्यूटरी अपना हार्मोन निकालेगी, वो टारगेट के पास जाएगा, वो फंक्शन होगा। अगर पिट्यूटरी के पास IH आएगा तो पिट्यूटरी अपना ऐसा नहीं कोई इनहिबिटिंग हार्मोन निकालेगी, पिट्यूटरी जो हार्मोन निकाल रही थी वो नहीं निकालेगी, वो टारगेट के पास नहीं जाएगा और वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन कराना है तो हाइपोथैलेमस RH निकालेगा, पिट्यूटरी अपना हार्मोन निकालेगी, टारगेट के पास जाएगा। ये फंक्शन नहीं कराना है तो हाइपोथैलेमस अपना IH हार्मोन निकालेगा, जो कि अगर पिट्यूटरी के पास आएगा तो पिट्यूटरी अपना हार्मोन नहीं निकालेगी, वो टारगेट के पास नहीं जाएगा और वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल आपको बताया है RH और IH से। अब हर में ऐसे ही फॉलो होता है। तो अब हम दूसरा हार्मोन लेते हैं, सेकेंड हार्मोन लेते हैं। सेकेंड हार्मोन हमने हाइपोथैलेमस का लिया था बेटा PRH, यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको हमने पहले से ही जो फुल फॉर्म से वो याद कर लिए, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी कहाँ को जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, क्योंकि RH IH तो एडेनोहाइपोफाइसिस में जाते हैं। RH है तो कैसा सिग्नल देगा? प्लस सिग्नल। और RH कैसे जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, जिसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी निकालेगी PRL, यानी कि प्रोलैक्टिन। PRH इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड PRL इज, देखो यहाँ पर लिखा है ना PRL, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का, पार्स जिस्टालिस का हार्मोन है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी PRL निकालेगी। PRL का टारगेट होता है बेटा मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स।
फिर से देख रहे हो, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड इसका टारगेट नहीं है, कोई दूसरा ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड इसका टारगेट है। अगर मेमोरी ग्लैंड के पास प्रोलैक्टिन आएगा तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होगी और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन एंड मिल्क स्टोरेज बढ़ेगा। ठीक है, ये कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान ही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क स्टोरेज बढ़ने लग जाता है। तो प्रोलैक्टिन आता है प्रेगनेंसी में जो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क स्टोरेज बढ़ती है, जिसके लिए मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोलाई बढ़ाना होता है, यानी मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है मतलब मेमोरी ग्लैंड में जो एल्वियोलाई है उसका नंबर इंक्रीज करता है। एल्वियोलाई वर्ड आप एक तो लंग्स में पढ़ते हो जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, एक एल्वियोलाई बेटा मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं जिसमें मिल्क स्टोरेज होती है। तो नंबर ऑफ एल्वियोलाई बढ़ते हैं ताकि मिल्क स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हो। नंबर ऑफ एल्वियोलाई बढ़ेगा और एल्वियोलाई से जो डक्ट्स लगे होते हैं वो भी बढ़ते हैं, डक्ट सिस्टम भी इंक्रीज करता है, इसीलिए ओवरऑल मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है जिसमें स्टोरेज बढ़ता है, मिल्क फॉर्मेशन बढ़ती है। ये सारी चीजें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड हार्मोन के ऊपर। इसके बारे में और डिटेल आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हो। थर्ड हार्मोन के ऊपर आते हैं। तीसरा आपने किया था TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TRH कहां जाएगा? अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास RH कैसे जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन। RH है तो कैसा सिग्नल देगा? प्लस सिग्नल, जिसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि टारगेट क्या रखेगा? थायराइड ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड कहाँ, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास। ठीक है, जिसके कहने पे थायराइड ग्लैंड अपने थायराइड हार्मोन्स बनाएगा। थायराइड ग्लैंड खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसको अपने हार्मोन्स बनाने हैं, तो ये थायराइड हार्मोन्स बनाएगा, जो मैं अभी आपको आगे थायराइड में पढ़ाऊंगी कि 2 होते हैं, एक T3 और एक T4। इनका सिंथेसिस और फॉर्मेशन और सिक्रीशन बढ़ा देगा। T3 और T4 थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस, फॉर्मेशन, सिक्रीशन, स्टोरेज सब बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाइपोथैलेमस TRH निकालेगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी TSH निकालेगा, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स निकालेगा। ठीक है, तो अब हर चीज का टारगेट और सोर्स आप बता सकते हैं। TRH का सोर्स है हाइपोथैलेमस, TRH का टारगेट है पिट्यूटरी, TSH का सोर्स है एंटीरियर पिट्यूटरी, TSH का टारगेट है थायराइड हार्मोन, और TSH का मोड ऑफ एक्शन है कि थायराइड हार्मोन से थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स निकाल दे। फिर से करो, TRH का सोर्स है हाइपोथैलेमस और TRH का टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी। TSH का सोर्स है एंटीरियर पिट्यूटरी और TSH का टारगेट है थायराइड ग्लैंड। TSH का मोड ऑफ एक्शन है थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स निकालना। थायराइड हार्मोन्स का सोर्स है थायराइड ग्लैंड और इनका टारगेट, इनका फंक्शन हम इस ग्लैंड में करेंगे। जब हम ये ग्लैंड पढ़ेंगे ना, थायराइड ग्लैंड अलग से, तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हार्मोन पे। TRH के बाद नेक्स्ट अपन ने पिट्यूटरी से किया था CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। कैसा सिग्नल देगा? प्लस सिग्नल। कैसे जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन, जिसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगी? ACTH। क्या निकालेगी? ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH का टारगेट है एड्रीनल ग्लैंड। क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रेनोकॉर्टिको लगा है ना, तो कहां पर जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड के पास। और एड्रीनल ग्लैंड के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला। हमेशा आपको पता है बाहर के पार्ट्स को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के इंटरनल पार्ट्स को मेडुला कहते हैं। तो एड्रेनल के भी 2 पार्ट है। ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला को अफेक्ट नहीं करता है। किसको अफेक्ट करता है? कॉर्टेक्स को। एड्रेनल कॉर्टेक्स को मैसेज देता है। किसको कंट्रोल करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स को। अगर CRH निकला तो एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH निकालेगा, तो ACTH एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को कहेगा अपने हार्मोन्स निकालो, और कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं बेटा कॉर्टिकोइड्स। और इसीलिए देखो
कॉर्टिकॉइड्स है इसीलिए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसीलिए हमने इसको बोला था कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको कॉर्टिको वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉर्टेक्स के जितने हार्मोन्स होते हैं उनको कॉर्टिकॉइड कहा जाता है। ठीक है, आपको जब एड्रेनल ग्लैंड पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कॉर्टेक्स और मेडुला दो रीजन होते हैं। कॉर्टेक्स हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से कंट्रोल होता है। अगर मैसेज आता है तब कॉर्टेक्स अपने हार्मोन निकालता है कॉर्टिकॉइड्स, जो कि सारे के सारे स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, इसीलिए हम इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये हम करेंगे जब हम एड्रेनल ग्लैंड करेंगे। सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं क्योंकि इन सबकी नेचर, जितने भी कॉर्टिकॉइड्स हैं यानी जितने भी एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं उनकी सबकी नेचर क्या है? स्टेरॉइड है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, अगला हार्मोन करते हैं बेटा GnRH। ये भी जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। कैसे जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन। क्या सिग्नल देगा? प्लस सिग्नल। इसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगी? GN कितने होते हैं? 2। ये निकालेगी GN, यानी कि FSH और LH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो गोनाडोट्रोपिन जाएंगे कहाँ? गोनड में। गोनाडोट्रोपिन कहाँ जाएंगे? गोनड में। तो FSH भी कहाँ जाएगा? गोनड में जाएगा। और LH का टारगेट भी क्या होगा? गोनड होगा, क्योंकि ये दोनों ही गोनाडोट्रोपिन्स हैं। तो मेल में FSH जाएगा टेस्टिस में, LH जाएगा टेस्टिस में। फीमेल में FSH जाएगा ओवरीज में, LH जाएगा ओवरीज में, क्योंकि ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स हैं। तो अगर यहाँ से GnRH आएगा तो ये 2 GN निकलते हैं, FSH और LH। तो अगर GnRH आया ना ऊपर से तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH निकालता है, और ये दोनों ही हार्मोन गोनाडोट्रोपिन है, गोनेड्स के अंदर जाते हैं, पर इनका काम अलग अलग होता है, मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। बेटा FSH जब गोनेड में जाता है तो गैमीटोजेनेसिस कराता है। क्या कराता है? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, फॉर्मेशन, तो गैमीट की फॉर्मेशन कराता है। यानी मेल में FSH टेस्टिस के अंदर जाके स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, फीमेल में FSH ओवरीज के अंदर जाके oogenesis कराता है। ठीक, LH गोनेड के पास जाके बेटा रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स कराता है, रिलीज ऑफ या सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कहां से निकलते हैं? गोनड से निकलते हैं। तो LH मेल में टेस्टिस में जाके मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज कराएगा, फीमेल में LH ओवरीज में जाके फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज कराएगा। ठीक है, तो LH और FSH के मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होते हैं, दोनों गोनेड्स के पास जाते हैं। यानी गोनेड के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस करना, दूसरा रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स करना। गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट की फॉर्मेशन, यानी मेल्स में मेल गैमीट की फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन, इसलिए मेल में गैमीटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल में फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन यानी कि एग या ओवम की फॉर्मेशन, तो फीमेल में गैमीटोजेनेसिस को oogenesis कहते हैं। और ऐसे ही गोनेड्स दूसरा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, LH के आने पे मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना। इसके बारे में पूरी डिटेल आप रिप्रोडक्शन में करोगे, और अभी जो मैं आपको इस चैप्टर में गोनेड्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी पूरा बताऊंगी कब कहां जाते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। चलो अब देखो, अगला हार्मोन लिख रहे हैं हम हाइपोथैलेमस का MRH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, पर ये कहां जाएगा? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, अब हमारा बदल गया है, क्या? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ठीक है, कैसे जाएगा? RH है तो जाएगा तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ही, सारे RH और IH पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आते हैं। RH है तो देगा तो प्लस सिग्नल ही, अगर बस IH होगा तो माइनस सिग्नल दे देना, आगे हार्मोन मत निकालना, जैसे यहाँ पर सिखाया था एक IH में, वैसे सब IH में हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट पिट्यूटरी इसके कहने पे निकालती है MSH, यानी MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसका हार्मोन है? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी का। ऑल्दो ये सारे एडिनो हाइपोफाइसिस में ही आते हैं, इसलिए ये सारे हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस के हैं, जिसमें से इतने तक हार्मोन किसके हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टालिस के, एंटीरियर पिट्यूटरी के। और ये वाला हार्मोन किसका है? MSH। एडिनो हाइपोफाइसिस का तो है, पर इंटरमीडिएट पिट्यूटरी यानी पार्स इंटरमीडिया का है। और ये MSH निकल के कहां जाएगा? मेलानोसाइट के पास। मेलानोसाइट के पास। मिलानो वर्ड आया बेटा मिलानिन से। मिलानिन तुमको पता है ना, मिलानिन इज स्किन पिगमेंट।
आपकी बॉडी में स्किन का जो कलर होता है ये मेलानिन की वजह से होता है, स्किन पिगमेंट होता है। जितना ज़्यादा मेलानिन इकट्ठा होता है बॉडी में बनता है उतना ज़्यादा डार्क कलर होता है, जितना कम मेलानिन उतना लाइट कलर होता है। तो ये जो स्किन कलरेशन होती है वो स्किन पिगमेंट की वजह से, कहीं पर भी कलर है मतलब पिगमेंट है, तो स्किन कलर है क्योंकि स्किन पिगमेंट है जिसका नाम है मेलानिन। वो जिस सेल में बनता है, साइट मतलब सेल, तो जिस सेल में बनता है उसको कहते हैं मेलानोसाइट। तो स्किन पिगमेंट यानी मेलानिन तभी बनेगा जब एमआरएच आएगा और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी उसके वजह से एमएसएच निकालेगा। एमएसएच आएगा तो मेलानोसाइट के पास जाएगा और मेलानोसाइट को बोलेगा मेलानिन बनाओ, तो मेलानिन बनने लग जाएगा, मेलानिन फॉर्मेशन इंक्रीज कर जाएगी। वही अगर एमआईएच आएगा तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एमएसएच नहीं निकालेगा, ये मेलानोसाइट के पास नहीं जाएगा, मेलानिन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक तरह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट सेल क्या हो गया? मेलानोसाइट, जिसको आप कह सकते हो स्किन पिगमेंट सेल, यानी एक तरह की स्किन सेल ही तो हो गई, एक तरह की स्किन सेल हो गई। स्किन में बहुत तरह की सेल्स होती हैं जिसमें से एक होती है स्किन पिगमेंट सेल जिसका नाम है मेलानोसाइट। तो इसका टारगेट आप स्किन भी कह सकते हो, स्किन की सेल भी कह सकते हो। स्किन की कौन सी सेल? पिगमेंट सेल, उसका नाम क्या है? मेलानोसाइट। तो कुछ भी लिखा हो आपके लिए सही है। ठीक है, ये आपने क्या किया बेटा, अभी तो एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी के हार्मोन किया। आप देखो ये टेबल बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। लास्ट में आपने एक बढ़िया सी टेबल ही याद करनी है जब आपको चीजें एक तरह से थोड़ी मेमोराइज हो जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन्स हैं, वो प्लस सिग्नल दे रहे हैं या माइनस सिग्नल दे रहे हैं, पोर्टल सर्कुलेशन से जा रहे हैं या एक्सॉन से जा रहे हैं, उनका टारगेट कौन सी पिट्यूटरी है, एडेनो हाइपोफाइसिस है या न्यूरो हाइपोफाइसिस है, पार्स जिस्टालिस है, नर्वोसा है या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है। फिर आपको यहीं से पता चलता है पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स हैं, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स हैं। फिर आपको पता चलता है इन हार्मोन का एक्शन कहाँ पे हो रहा है, टारगेट क्या है, और फिर आपको पता चलता है इन हार्मोन के आने से ये टारगेट क्या फंक्शन करता है, क्या एक्शन लेता है। ठीक है, अभी इसमें 2 हार्मोन्स बचे हैं। क्या हम कौन से नंबर तक आ गए थे? देखो 6th नंबर तक आ गए थे, इसके बाद 7th करते हैं। 7th होता है बेटा हाइपोथैलेमस के नीचे आएगा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। ये कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से। कहां जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास, पार्स नर्वोसा के पास। क्या देगा? प्लस सिग्नल या माइनस सिग्नल? कुछ भी नहीं, ये तो सिग्नल देने जा ही नहीं रहा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो नालायक है, खुद के हार्मोन बनाने नहीं वाली, ये तो सिर्फ जा रहा है। और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू नहीं, कैसे जा रहा है? एक्सोनली जा रहा है, एक्सॉन के थ्रू जा रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की जो एक्सॉन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसके कहने पे क्या निकालेगी? कुछ नहीं निकालेगी, इसी को निकाल देगी, अपना तो कोई इसका हार्मोन है ही नहीं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने इसकी स्टोरेज की और इसकी सिक्रीशन की। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने वापस से क्या निकाल दिया? ADH। अब जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ADH या वैसोप्रेसिन निकाला तो इसका टारगेट होता है बेटा नेफ्रॉन। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी के अंदर। ठीक है, जिन बच्चों को भी नहीं पता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में बेटा PCT होता है, लूप ऑफ फैले होता है, DCT होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल मतलब होता है दूर की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं एंड वाली, उसके पास जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, DCT and collecting duct, distal convoluted tubule and collecting duct, distal convoluted tubule and collecting duct both are distal tubules of nephrons। इनके पास जाके और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन यहां लिख देती हूँ। इनके पास जाके क्या कहता है कि तुम वैसे तो सोते रहते हो पर बॉडी में पानी की कमी हो गई है, आज हमने पानी कम पिया है तो तुम्हें पानी बचाना पड़ेगा वरना बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, pH कम, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और GFR कम हो जाएगा। ये सब हम कब पढ़ते हैं? किडनी के रेगुलेशन में। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको वो पहले लेक्चर लगाएंगे तो ये बातें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब DCT और कलेक्टिंग डक्ट के पास ये ADH जाके क्या कहते हैं? ऐसे तो आराम करते हो पर अभी दुख की घड़ी आई है, पानी बहुत कम पिया है तो तुम्हें भी रीएब्जॉर्प्शन करके पानी बचाना पड़ेगा। यानी वो कंडीशन आ गई जिसका तुम वेट कर रहे थे, तुम्हें कंडीशनल
रीएब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करके यूरिन में पानी को मत जाने दो, पानी को ब्लड में बचाओ। तो ये रीएब्जॉर्ब करेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स उठा के ब्लड में फेंकेगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। यानी ये क्या करते हैं, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि बेटा बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो यूरिन तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, यूरिन में पानी का लॉस नहीं होगा, ठीक है, ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़े। और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करते किस चीज़ की हैं, बोलते तुम सोडियम को खींचो, पीछे पीछे पानी अपने आप आ जाएगा। तो सोडियम और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना इनका काम है। ये काम ये कब करते हैं, जब एडीएच जो कि बना था हाइपोथैलेमस में, स्टोर और सिक्रीट हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो आके इनके ऊपर अटैक करता है, तो ये कहते हैं एडीएच आया है, मतलब सोडियम और पानी की कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करके पानी बॉडी में बचाना पड़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। लास्ट हार्मोन जो बचता है बेटा आपका, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की भी सेम कहानी है, बनता कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, जाता कहाँ पर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पार्स नर्वोसा के पास, जो कि नालायक पिट्यूटरी है। कैसे जाता है, एक्सॉन के थ्रू जाता है, एक्सोनली, एक्सॉन ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल। कोई प्लस या माइनस सिग्नल नहीं देता है, बस कहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तुम ऑक्सीटोसिन को स्टोर कर लो और जरूरत पड़ने पर सिक्रीट कर दो। और ये जब सिक्रीशन करता है ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ने पे, तो ये जरूरत कब होती है, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है बेटा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन आपको पता है किसको कहते हैं, चाइल्ड बर्थ को कहते हैं। चाइल्ड बर्थ यानी कि चाइल्ड डिलीवरी के प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पार्चुरेशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन आता है और करता क्या है, दो इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा, इसका मोड ऑफ एक्शन दो है, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट काम करता है मोड ऑफ एक्शन। ये हो गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का टारगेट अगर आपने लिखना हो, ये देखो, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का बेटा देखो टारगेट क्या है, एक तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इसका टारगेट होता है यूटरस। यूटरस में बेटा आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे 3 लेयर्स होती हैं यूटरस की वॉल में, वॉल ऑफ यूटरस में 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। यूटरस की बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम पे अटैक करता है ये, ठीक है। मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल, किस मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चाइल्ड बर्थ होता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में, तो बच्चे को बाहर की ओर धक्का लगता है और चाइल्ड एक्सपल्शन होता है, पार्चुरेशन हो पाता है। और दूसरा इसका टारगेट होता है बेटा मैमरी ग्लैंड्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो प्रोलैक्टिन जा रहा था, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये जाता है ऑक्सीटोसिन। और मैमरी ग्लैंड्स से, मैमरी ग्लैंड इनका टारगेट होता है, मिल्क का एक्चुअल इजेक्शन कराता है। अभी तक तो मिल्क स्टोर हो रहा था पर सिक्रीट नहीं हो रहा था, अब मिल्क का इजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये दोनों काम की जरूरत कब है, एकदम बच्चे की डिलीवरी के टाइम पर, कि बच्चे की डिलीवरी तभी होगी जब मायोमेट्रियम का यानी यूट्रस की मिडिल लेयर का, यूट्रस की वॉल की जो मिडिल लेयर है, यूट्रस में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बच्चे का बर्थ होगा। इसीलिए बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन चाहिए और बच्चे के बर्थ के टाइम पर ही मिल्क का इंजेक्शन चाहिए ताकि बच्चे के बर्थ होने के जस्ट बाद उसको मिल्क फीड कराया जा सके, तो मिल्क इंजेक्शन चाहिए। तो इन दोनों काम के लिए एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालती है और ऑक्सीटोसिन ये दो टारगेट्स पे जाके ये दो इंपॉर्टेंट काम करता है। और इसीलिए अपन ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिल्क इजेक्शन करता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं क्योंकि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बच्चे का बर्थ कैसे होगा, तो बर्थ हार्मोन भी हम किसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। लेकिन दोनों के रीजन अलग अलग है। एसर्शन रीजन अगर आते तो आपको सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिससे बच्चे का एक्सपल्शन होता है। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये पार्चुरेशन के टाइम पे मिल्क का एक्चुअल
एक्चुअल इजेक्शन कराता है, दोनों के रीजन अलग अलग है। और तो और बेटा ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहते हैं। अब तुम बोलोगे अच्छा लव हार्मोन हमारी बॉडी में आता है इसीलिए तो हमको किसी से अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल भी नहीं। जो लव तुम समझ रहे हो अट्रैक्शन है वो इन हार्मोन की वजह से नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे और हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में, बहुत सारे और केमिकल्स हैं, उनकी वजह से होता है। बेटा लव हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्चुरेशन के टाइम पर मदर की बॉडी में भर भर के पाया जाता है इन दोनों काम की वजह से। और बच्चे मदर के लव को अनकंडीशनल लव बोला जाता है, वो एक्चुअल लव है, अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो इसीलिए लव हार्मोन या कडल हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, क्योंकि लव हार्मोन या कडल हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन मदर की बॉडी में ये दोनों काम करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड मदर का लव इज अनकंडीशनल लव, द ओनली लव यू विल गेट इन लाइफ, एक्चुअल लव। दैट लव हार्मोन और कडल हार्मोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड एज लव और कडल हार्मोन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन के 3-4 नाम हो गए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस, ऑक्सीटोसिन का स्टोरेज, सिक्रीशन, ऑक्सीटोसिन का टारगेट और टारगेट पे इसका फंक्शन। सिमिलरली एडीएच का सिंथेसिस, एडीएच का स्टोरेज एंड सिक्रीशन, एडीएच का टारगेट और एडीएच का टारगेट पे जो फंक्शन है वो हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके टोटल 8 हार्मोन्स जो आपने याद रखने हैं, जो आपकी कॉपी में एक टेबल में बन जाएगा। मैंने इसको और शॉर्ट नहीं किया वरना आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको 2 पेज पे आपको समझा दिया है। अब इस टेबल से आपको पता चलता है हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स जिसमें एंटीरियर के अलग, इंटरमीडिएट के अलग और पोस्टीरियर के अलग, एडिनो हाइपोफाइसिस के अलग, न्यूरो हाइपोफाइसिस के अलग। हार्मोन के नाम के बाद उनका टारगेट ऑर्गन क्या है और वहां पे उनका एक्शन क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाएंगे या फिर एक्सॉन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव सिग्नल देंगे या नेगेटिव सिग्नल देंगे, हमने पॉजिटिव वाले कर लिए, एक का नेगेटिव किया, इसी तरह सबके नेगेटिव हो जाएंगे। और एडीएच और ऑक्सीटोसिन का कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं होता क्योंकि वहां से तो आरएच और आईएच आता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो हमने डायग्राम किया था, इसमें यहां से सारे आरएचआईएच बनेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस के यहां पर आएंगे, इसके कहने पे ये सारे हार्मोन्स निकालेंगे अपने, और यहां पर बेटा बनेगा आपका एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो एक्सॉन के थ्रू आएगा, यहां स्टोर होकर सिक्रीट हो जाएगा। इसलिए इसके हार्मोन्स अलग हैं, इसके हार्मोन्स अलग हैं और इसके हार्मोन्स अलग हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने ये टेबल बनाई है। एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, ये देखो, अगर जो तो हार्मोन के नाम में आरएच, आईएच, आरएच, 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 आरएच लगा है, मतलब ये किसके हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। आरएच लगा है मतलब ये पॉजिटिव सिग्नल देंगे, ये रहा पॉजिटिव सिग्नल। आईएच लगा है मतलब ये नेगेटिव सिग्नल देंगे। अगर किसी हार्मोन के आगे एसएच लगा है, देखो एसएच, 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 तो एसएच से समझ जाओ ये हार्मोन किसके हैं, पिट्यूटरी के हैं। देखो एसएच पिट्यूटरी का हार्मोन, एसएच पिट्यूटरी का हार्मोन, एसएच पिट्यूटरी का हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो कुछ मतलब ही नहीं है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन वहां से आता है, और वो भी किससे है, एडिनो हाइपोफाइसिस से। तो एसएच लगा है मतलब पिट्यूटरी का हार्मोन है। एसएच या ट्रोपिन का मतलब भी होता है प्लस सिग्नल देना। जैसे देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, प्लस सिग्नल देगा। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक मतलब प्लस सिग्नल देगा, टी मतलब ट्रोपिक, प्लस सिग्नल देगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करेगा, प्लस सिग्नल देगा, ठीक है। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्लस सिग्नल देगा, तो एलएच भी प्लस सिग्नल, प्रोलैक्टिन भी प्लस सिग्नल, ग्रोथ हार्मोन भी प्लस सिग्नल। पर ये नाम से पता चल जाता है, एक छोटी सी ट्रिक होती है, देखो कि अगर RH या IH लगा है मतलब ये हार्मोन किसके हैं, हाइपोथैलेमस के हैं, ठीक है। अगर SH या ट्रोपिक या ट्रोपिन लगा है मतलब ये हार्मोन किसके, पिट्यूटरी के, और वो भी किसके, एडेनो हाइपोफाइसिस के हैं। अब एडेनो में पार्स जिस्टालिस भी हो सकता है और इंटरमीडिया भी हो सकता है, बट एडेनो हाइपोफाइसिस के हैं, ठीक है। ऐसे अब तुम बोलोगे कि मैम ऐसे तो आपने ये जो हार्मोन बताए थे इसमें भी लगा है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो आपने बोला ट्रोपिन लगा है मतलब पिट्यूटरी के। अगर आगे रिलीजिंग हार्मोन लग गया तब तो हाइपोथैलेमस के हैं। अगर आगे रिलीजिंग हार्मोन नहीं लगा, जैसे कि ये देखो गोनाडोट्रोपिन, अगर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लगा हुआ है
तब तो ये हार्मोन किसका है, रिलीजिंग हार्मोन किससे आता है, हाइपोथैलेमस से। अगर सिर्फ ट्रोपिन पे रुक गया है तो ट्रोपिक या ट्रोपिन हार्मोन कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी से आते हैं। ठीक है, अब देखो उसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं याद यहीं से कि बेटा RH का मतलब प्लस सिग्नल, IH का मतलब माइनस सिग्नल, SH और ट्रोपिन या ट्रोपिक सबका मतलब प्लस सिग्नल। तो ये भी ट्रिक से याद रख सकते हो कि अगर ये कहीं पर लगाए मतलब प्लस सिग्नल देगा। अब देखो प्लस सिग्नल मतलब स्टिमुलेट करना, माइनस सिग्नल मतलब इनहिबिट करना, प्लस सिग्नल मतलब स्टिमुलेट करना, और फुल फॉर्म भी इसकी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो बेटा RH और SH दोनों का काम तो स्टिमुलेट करना है, पर इस स्टिमुलेट करने वाले को हम RH रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं और इस स्टिमुलेट करने वाले को हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही कह देते हैं SH। तो आप ध्यान रखना RH रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है, SH स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेट तो दोनों करते हैं, पर हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को तुम रिलीजिंग हार्मोन कहते हो और पिट्यूटरी के स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को तुम स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हो, SH या ट्रोपिक या ट्रोपिन लगाते हो। ठीक है, तो अगर ट्रोपिक या ट्रोपिन के आगे RH या IH लगाए तो वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन हो जाएंगे। इससे आपको पता चलता है RH, IH, SH, ट्रोपिक, ट्रोपिन कहाँ के हार्मोन है, स्टिमुलेट कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स हो गए बेटा आपके और उनकी टेबल हो गई। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टारगेट वारगेट सब कुछ। और एक और लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, देखो GHRH का टारगेट बॉडी सेल है, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। PRH का टारगेट सेल मैमरी ग्लैंड है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड में थोड़े हमने मैमरी ग्लैंड का नाम पढ़ा, ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। TRH का टारगेट है एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, जो अपने हार्मोन्स निकालेगा। CRH का टारगेट भी है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स निकालेगा। GnRH का टारगेट भी है गोनड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अपने हार्मोन्स निकालेगा। MRH का टारगेट अगेन कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, मेलानोसाइट है। तो आपने यहां पर जो इतने भी ग्लैंड्स पढ़े थे ना, ये सारी चीजें आपने ध्यान देनी है ताकि आप क्वेश्चंस को गलत करने की आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। ये देखो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर है जो कि मैसेज देता है पिट्यूटरी को, और ये एक्चुअल में कंट्रोल किसको किसको करता है, इसको कंट्रोल करता है थायराइड को TRH और TSH से, फिर एड्रिनल ग्लैंड को करता है CRH और ACTH से, थायराइड को कंट्रोल करता है TRH और TSH से। ठीक है, एड्रिनल को कंट्रोल करता है CRH और ACTH से, और गोनड को कंट्रोल करता है GnRH और इसके कहने पे निकलता है GN, यानी कि FSH और LH, इससे कंट्रोल करता है ये इसको। ठीक है, बाकी पीनियल पे एज सच कोई कंट्रोल नहीं है डायरेक्ट, पैराथायराइड पे डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है, थाइमस पे डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है, पेनक्रियास पे डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक तरह से ये मास्टर ऑफ मास्टर इन 3 एंडोक्राइन ग्लैंड के हैं जो अपने अपने हार्मोन निकालेंगे इनके कहने के हिसाब से। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बॉडी की दूसरी सेल्स के पास जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन, ये जाता है बॉडी सेल्स के पास। PRH जो कि निकालता है PRL, जो जाता है मैमरी ग्लैंड्स के पास। MRH जो कि निकालता है MSH, जो जाता है मेलानोसाइट के पास, और ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। सिमिलरली ADH का टारगेट भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, नेफ्रॉन है। ऑक्सीटोसिन का टारगेट भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यूट्रस है और मैमरी ग्लैंड्स है। मैमरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अब आप ये टेबल बढ़िया से बना लीजिए, कॉपी पे बहुत अच्छे से लाइंस खींच के प्रॉपर टेबल बना लीजिए, और लास्ट में इसको फ्लैश कार्ड की तरह यूज करिए सिर्फ इस टेबल को। जब आपको सारा कंटेंट 3-4 बार रिवाइज हो गया, लर्न होने लगा, तब आपको लास्ट के रिविजन के लिए बस ये वाली टेबल रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगली ग्लैंड पे। हमने कवर कर लिया है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इनके हार्मोन्स, इनका कनेक्शन, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब हमको नेक्स्ट ग्लैंड पे बढ़ना है। ठीक है।